हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे को लेकर। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ, जैसा भी लगा हो मुझे ड्रामा ख़त्म होने के बाद ये ज़रूर बताना। ज़्यादा फोकस के बगल स्टार्ट। हम देखते हैं वानली को, जो फूयान होता है उसकी दोस्त वहीं पर लॉक कर देती है। और उसके बाद वानली तो बहुत परेशान थी, वहाँ पर उसके लोग उसे परेशान करने लग जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो वानली थी उसको बचाने के लिए फूयान आ पहुँचता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फूयान आके वानली को लेके वहाँ से निकल लेता है। वानली कुछ समय बाद अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। वो उठती है, वो साइड पे देखती है, वहाँ पर फूयान होता है। फूयान को देखती है, वो मन ही मन में सोचे जा रही होती है, जिस इंसान से मैं इतना ज़्यादा नफरत करती हूँ, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और हम फ्लैशबैक चलते हैं जहाँ पर जब वानली और फूयान एक दूसरे के साथ में थे, उस टाइम पे जेम्स नाम का बंदा जो फूयान का बॉस हुआ करता था, वो वानली को सिगरेट पीने के लिए ऑफर किया था। उसके तरफ गंदी तरीके से देख रहा होता है। और तभी जो वानली होती है उसको सिगरेट पकड़ती, उससे पहले ही फूयान उसका सिगरेट छीन लेता है और जेम्स के हाथ को जला देता है। और वो बोलता है, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ, तुम दुनिया में किसी के ऊपर भी नज़र लगा सकते हो लेकिन मेरी बंदी के ऊपर नहीं, बोल के वहाँ से वो लेके चला जाता है। वानली बाहर जाने के बाद हंसती है। वो बोलता है, हंस क्यों रहे हो। इस सुनने के बाद वानली बोलती है, वो तुम्हारा बॉस था, वो तुम्हें दुनिया से गायब भी करवा सकता है, लेकिन तुम मेरे लिए उसके साथ लड़ोगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनने के बाद फूयान बोलता है, बचपन से लेकर मैं अनाथ हूँ और मुझे इसी फैमिली में, ऐसी सोसाइटी में रहना पड़ा था और मैंने कभी भी किसी के ऊपर रहम खाना सीखा नहीं है। हाँ, वो मेरा बॉस है, मुझे उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा वो बोलता है, उसके गाल को टच करता है, वो स्माइल करती है। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बाद दिखाया जाता है जो वानली थी उठने की ट्राई करती है। फूयान जल्द से उसका हाथ पकड़ता है, अचानक से उसकी आंखें खोलती है। वो बोलता है, क्या कर रही थी। वो बोलती है, कुछ नहीं, मैंने देखा तुम्हारे फेस पे चोट आई है और तुमने अब तक मलहम पट्टी भी नहीं किया, इसलिए मैं देख रही थी। वो बोलता है, अभी भी तुम केयर करते हो मेरा। वो कुछ बोल नहीं पाती। और उसके बाद फूयान होता है, आंसर में वानली, क्या अभी भी तुम मुझे केयर करती हो। और कुछ नहीं बोल पाती, उसके बहुत करीब दिखता है। और उसके बाद मन ही मन में बोले जा रहा होता है, अगर तुम इस बार बोलोगी हाँ तो शायद मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं तुम्हें सब चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा, बोल दो बस कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। मन ही मन में वो प्रे कर रहा होता है। वानली कुछ बोलती, उससे पहले वहाँ पर आवाज़ें आती है वानली के पापा और जो आए हुए थे। इस बात की वजह से वानली फूयान को बहुत जोर से धकेलती है, सीधा वो वाल की तरफ पुश होता है। और हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर आता है जो उसे सॉरी बोलता है, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो बोलती है कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर डैड आते हैं। और उसके बाद जो था ओफू को देखने के बाद बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी डैड बोलते हैं, तुम दोनों इसको जानते हो, आप कौन हो। तभी वानली डरती है, अब क्या बोलती वानली। और तभी जो फू था वो बोलता है, हाँ आपकी बेटी बताए तो बेहतर है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पता है मेरा उसके बीच में क्या रिश्ता है। तभी वानली बातों को कवर करने के लिए ये बोल देती है कि एक्चुअली मैं फंस गई थी और मिस्टर फूयान तो वहीं से क्रश हो रहे थे और उन्होंने देखा तो मेरी जान बचाई। ये सुनने के बाद अब एजेंट फादर पापा बहुत खुश थे, वो उसे थैंक यू बोलने लगते हैं कि उसकी सबसे प्यारी बेटी, मतलब उसके बच्चे की जान बचाने की। और तभी फूयान जो होता है वो बोलता है, अगर आप लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो आई थिंक आई शुड लीव, और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वानली होती है, कुछ देर बाद जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके फ़ोन में मैसेज आया था फूयान का। उसने मैसेज में लिखा हुआ था, 5 मिनट के अंदर नीचे आ जाना, और मेरे पास इतना पैसेंस है नहीं, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम्हारी फियांसी या फिर तुम्हारे डैड को सच पता चलेगा तो। और वो घबराहट के मारे जल्दी जल्दी नीचे जाती है। और जो अपनी आंखें खोलता है और वो इधर उधर देखता है, वो भी वानली को ढूंढने लगता है। और नीचे जाने के बाद वानली उसे बोलती है, मुझे इस टाइम पे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो अपना कोट निकालता है और वानली को कवर करता है। वो उसे बोलते है इसकी ज़रूरत है नहीं। वो बोलता है चुपचाप ले लो
अगर मैं कोई फेवर कर रहा हूँ तो। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो बोलता है कितने सालों से तुम दोनों साथ में हो। वो कुछ बोल नहीं पाती। वो बोलता है आई अंडरस्टैंड वांडी, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा प्रेफरेंस कैसा है। कोई स्वीट बंदा, जेंटल बंदा, इस तरह के लड़के तुम्हें पसंद है और तुम मेरे साथ इतने सालों से थी और तुम्हारे लिए तो मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल रहा होगा ना, क्योंकि मेरा नेचर तो जिस तरह के लड़के तुम्हें पसंद है उससे तो बहुत अलग है। ये सुनने के बाद जो फूयान थी उसको वानली बोलती है अगर तुम ये सब कुछ बकवास करने के लिए आए हो ना तो मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है, लीव मी बोल के जाने लगती है। वो उसे गोदी में उठाता है और उसके बाद वो ऐसे नीचे की तरफ गिराने जैसा बनाता है और वो बोलता है जब मैं बोलता हूँ ना तो उस टाइम पे सुना करो, तुम्हें पता है मेरा टेम्पर कैसा है, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों दिलाती रहती हो। उसके बाद वो उसको ऐसे हक करता है और ये सब कुछ ऊपर वाले माले से देख रहा होता है हमारा बंदा जो हो, और वो उससे बोलता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना मुझ जैसे घटिया इंसान के साथ रहने का ड्रामा करना, प्यार करने का ड्रामा करना। तुमने बहुत इजीली कन्विंस कर दिया था मुझे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है सब कुछ धोखा था। वो उसे बोलता है चलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। उसके बाद वो नीचे गाड़ी की तरफ लेके चला जाता है। फूयान वानली को नीचे लेके जाके बोलता है मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, जाओ अपने बंदे से ब्रेकअप कर लो। वो बोलती है मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूंगी। ये सुनने के बाद फूयान बोलता है तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ कोई डील करने के हालत में हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे बंदे के साथ क्या होगा। उसे जोर का तमाचा लगाती है और वो बोलती है तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम जो को हाथ भी लगाओ। वो बोलता है आई नो, लेकिन तुम भी इतने लायक नहीं हो कि उसके लायक बन सको, तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारा और मेरा जो पास्ट है उसके बाद तुम्हें लगता है वो इतनी इजीली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं ना। फोकट में तुम उसके लायक क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है जब मैं बोल चुका हूँ ना, जब तक मैं बोर ना हो तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, और मैं बहुत आराम से तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ और तुम तो मेरी कोई खिलौना जैसे मेरे साथ रहने वाली हो, तो उस टाइम पे बेचारे के फ्यूचर को क्यों खराब करोगे। यू आर जस्ट डर्टी, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो। वो बोलते हैं सही कहा तुमने, मैं बहुत गंदी हूँ, एटलीस्ट मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी लेकिन मैं उसे खिलाऊंगी नहीं तुम्हारी तरह, मैं कोई इंसानों को खिलौना नहीं समझती। ऐसा वो बोलती है और वो उसे बोलता है हाँ जितनी जल्दी तुम समझो वो तुम्हारे लिए बेटर है, जितना जल्दी हो सके उससे ब्रेकअप कर लो वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। अब हम देखते हैं फूयान अपने दोस्त के पास जाता है। काहे का दोस्त, उसको तो लटका के रखा गया था और उसे लग रहा था कि फूयान उसे बचाने के लिए आया था। वो बोल रही होती है मुझे पता था तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। तभी फूयान बोलता है तुमने वानली को ऑलमोस्ट जान से मार दिया था और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा, किस हक से। मैंने सुना था तुम शहर में अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड बोलते हुए फिरती रहती हो, मैंने सोचा जाने देती हूँ, बचकानी हरकतें कर रही है, बच्ची है ना बाद में समझ जाएगी, मुझे नहीं पता था तुम इतने शेमलेस हो। ऐसा वो बोल देता है। हर तभी वो उसे बोले होती है वो लोग कि तुमसे प्यार नहीं करती, वहाँ के लोगों को भी वहाँ पर रखा गया था। वो लोग बोलने लगते हैं वानली तो इसको बचाना चाहती थी लेकिन इसने तो वानली को जानबूझ के मुसीबत में फंसवाया था सर। और ये सुनने के बाद फूयान को इतना गुस्सा आया, वो बोलता है एक काम करो, वानली के साथ इसने जो किया उसका 5 टाइम्स कर दो, जो करना है करो, आई डोंट केयर। और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है उसके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, प्यार नहीं है, तो तुम किस हक से उसे बचाने का ड्रामा कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए लायक नहीं है बोल के चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर वानली को फूयान एक बहुत बड़े शोरूम में देखता है, उसके पास जाता है, उसे किस करने लगता है। लिटरली जो वहीं पर था, जो उसे रोकने के लिए गया था और रोक पाता तो ना उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वानली उसे जोर का तमाचा लगाती है। फूयान बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और तुम मुझे इस तरह से तमाचा नहीं लगा सकते, हस्बैंड वाइफ वाले पर्सनल मोमेंट खराब हो जाएंगे ना। और ये सुनने के बाद जो बोले जा रहा होता है उसको छोड़ दो। तभी वानली डर जाती है क्योंकि उसे पता है फूयान उसके साथ क्या कर सकता है। वो उसे बोलती है जो यहाँ से जाने दो। वो नहीं सुनता, वो बोलता है एक बात बताओ तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता था। ओके तुम्हारे लिए जो भी है लेकिन मेरे लिए तो था ना, मैंने तो तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया था, तो अब इसको बड़े प्यार से समझाओ बेटे, तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरे पास मत आना।
वो तो मैं अपनी बीवी बनाने के ख्वाब बनाए बैठा है और तुम्हें लगता है मैं होने दूंगा? नहीं ना, तो चुपचाप बोलो इसको जाने के लिए। फूहान ये बोलता है तो जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तुम दोनों का जो भी रिश्ता हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अनली एक बहुत अच्छी और सच्ची कॉप थी और वो एक अंडरकवर एजेंट होते टाइम उसने जो भी किया है उसका पास था और उसको जो भी करना पड़ा वो ड्यूटी के तहत करना पड़ा था। तो तुम कुछ भी बोलो, जितने भी घटिया और यूज करो वानली के लिए, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वानली से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जो को इतना ज़्यादा खतरनाक देखने के बाद तो हाँ फूयन को गुस्सा आता है। वो बोलता है अच्छा, और उसके बाद वो फिर से वानली को किस करने लगता है। और वो बोलता है लगता है तुम्हारे सांप जाते को कुछ ज़्यादा ही आशिकी चढ़ रही है, कोई बात नहीं मैं उतार दूंगा और इसकी इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हें अपना बनाएगा ऐसे लग रहा है, इस ऐसे गायब हो जाएगा, ये मर जाएगा, इसके खानदान में कितने हैं पता तो मैं करवा ही लूंगा ऐसा। वो बोलता है तुम्हें पता है मेरे अंदर इतना पैसेंस है नहीं कि किसी को मैं जाने दूंगा, तो जस्ट लिसन डियर, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो बोले जा रहा होता है तो जैसे घटिया इंसान को इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता और वानली तो कभी भी नहीं, वानली जैसे गॉडेस तुझसे प्यार करेगी। तभी फूयन को बहुत गुस्सा आता है, वो बंदूक निकालता है और बोलता है जितनी औकात है ना उतना बोला कर। उसको सुर करने वाला था, वानली बीच में आती है और बोलती है इसको कुछ मत करो। फूयन तो शौक में आता है, वो बोलता है तुम इसके लिए मेरे साथ लड़ रही हो, तुम इसको बचाने के लिए गोली करने के लिए तैयार हो? याद है 3 साल पहले तुमने मुझे यहाँ पर गोली मारी थी और अभी भी वो निशान मेरे यहाँ पर लेके बैठा हुआ हूँ मैं, और तुम इसको बचाने के लिए इतना प्यार करती हो? क्या ये इतना लायक है और क्या मैं इतना ज़्यादा यूजलेस हूँ? और वो रोने लग जाती है और वो उसे ज़मीन में गिरती है, पैर में पड़कर बोलती है तुम्हारे अंदर गुस्सा है मुझे पता है, तुम मुझसे नफरत करते हो मुझे ये भी पता है, जो करना है मेरे साथ करो, प्लीज़ इसको जाने दो। वो तो शौक में। और उसके बाद वो बोलता है याद है वानली जब तुमने मुझे गोली मारी थी उसके बाद क्या हुआ था? फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जब वानली ने उसे मार दिया था उसके बाद वो अरेस्ट हो गया था, वो मरा नहीं था। अब जाके रिवील होता है वानली उसे मिलने के लिए गई हुई थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फूयन जो होता है वो वानली को सब चीज़ों के लिए माफ़ करने के लिए तैयार था क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी और जो भी उसने किया ड्यूटी के तहत किया। वो उसे बोलता है मुझे कोई शिकायत नहीं तुम्हारी हरकतों की वजह से, जो भी हुआ है उसको मैं जाने दे रहा हूँ, प्लीज़ तुम अच्छे से रहना, ऐसा हो बोल के रोने लग जाता है। तभी वानली उसे बोलती है तुम बाप बनने वाले हो। वो तो बहुत खुश होता है, वो उसे बोलता है जब मैं वापस आ जाऊँगा बाहर उस टाइम पे मैं तुम्हें बेबी को बहुत अच्छे से रखूँगा। ये सुनने के बाद वानली बोलती है तुम जैसे घटिया खूनी क्रिमिनल के बच्चे को मैं अपने पेट में पालूंगी, तुम्हें ऐसा लगता है? ओ बोलता है तुम्हारा मतलब? वो बोलती है मैं इस बच्चे को रखूंगी ही नहीं, तुम एक घटिया इंसान हो और ऐसे पाप को मैं पेट में पाल कर क्या करूंगी? जो मैंने किया तुम्हारे साथ मैं सोई हूँ तो भी वो मेरा मिशन था। और वो तो शौक में वो बोलता है प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ प्लीज़। वो बोलती है नहीं कभी भी नहीं, मैं इस बच्चे को गिरा रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं। वो तो शौक में आता है। उसके बाद वो फ़ोन को यहीं पर काट के वहाँ से चला जाता है गुस्से के मारे। अभी प्रेजेंट में जहाँ पर वाल ने जो हरकतें की थी जो को बचाने के लिए, वो तो शौक में वो बोलता है 3 साल पहले जब तुमने वो सब कुछ किया था उसके बाद मैंने तुमसे कितना भीख मांगा था मेरे बच्चे को कुछ मत करो, तब तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे आंखों में आंखें डाल के बोला था कि तुम मेरे बच्चे को मार डालोगे। तुमने मार भी दिया था, तुमने अबॉर्शन किया था ना, मेरे बच्चे को पैदा ना करो इसी बात की वजह से तुमने इस हद तक अपने आप को ख़त्म किया था। और अब तुम इसके लिए अपने आप को, तुम क्या इसके लिए सब कुछ, क्या तुम इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? तुम्हें लगता है मैं छोड़ दूंगा, जाने दूंगा? वो रोने लग जाती है और वो बोलता है इतना ही प्यार है तुम्हें, इससे जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को जान से मार डालूं। बोलता है बहुत इमोशनल था वो यार। और उसके बाद वानली और जो वहाँ से चले जाते हैं। वानली को बोलता है वानली रुको,
वो बोलता है हमारे एग्रीमेंट को बोलना मत है, रात को आ जाना मेरे कमरे में, ऐसा वो बोलता है। फूयान बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, वो क्लब पे नशे की हालत पे था। उसके अंकल को अकल आया, असिस्टेंट उनको सारा सच बता देता है। उसके बाद तो फूयान के अंकल को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो किसी को भिजवाते हैं। अब हम देखते हैं जोहू और वालनी जो होते हैं घर पे होते हैं, जोहू के पास जाते हैं। वो लोग वालनी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वालनी बोलती है ये सब कुछ फूयान ने करवाया है ना। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं ये आपको अपनी वाइफ बनाने का ख्वाब बना के बैठा हुआ है ना, इसको शौक है आपको मैरिज करने का आपके साथ, कोई बात नहीं। और इंगेजमेंट करने के लिए इतना एक्साइटेड हो रखा है तो हमारे बॉस ने बोला हुआ है इसकी उंगली उड़ा दो। उसके बाद वालनी की आंखों के सामने जो की उंगली जो रिंग फिंगर है उसको उड़ा दिया जाता है। और उसके बाद वालनी तो देखती रह जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वालनी थी उसके सामने जो के सामने वो लोग बोलते हैं अब किसी और उंगली में बचा हुआ है रिंग डालने के लिए तो वो भी डाल देना, या फिर डाल के देख लो, अगर डलवा पाए तो अच्छी बात है, वरना हो सकता है दूसरी बार पूरे हाथ को ही उड़ा दिया जाएगा बोल के वो लोग चले जाते हैं। वालनी तो बहुत परेशान होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फूयान था उसको सारा सच पता चल गया, वालनी को मिलने के लिए गया था। तो यहाँ पर होता है ऐसा है, वालनी उसे प्रोवोक करती है तो वो जो उंगली था उसको फेंका जाता है नीचे वाले फ्लोर पे। और वालनी पूरे घर में छान मारते है, मिलता ही नहीं, वो पूरे दिन थक जाती है। और फूयान तो देख रहा था, फूयान वेट कर रहा था वो थक जाए तो लेके जाए। वालनी बेहोश होने वाली थी, उसे गोदी में उठाता है। वालनी बोलती है तुम ये सब कुछ करके मेरे मन में जो के लिए जो प्यार है वो कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते, इतना तुम जान लेना। चाहे मेरी वजह से वो डिसेबल हो जाए या फिर वो बेड पे पड़ा रहे, फिर भी मैं सिर्फ उसको चूज करती हूँ। वो बोलता है ऐसा कोई मौका मैं दूंगा ही नहीं वाला, क्योंकि मेरे रहते कभी भी ये चीज़ नहीं होगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वालनी तो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो हम देखते हैं वालनी अपने आँखें खोलती है और उसके बाद वहाँ पर जो फूयान को देखती है, फूयान उसे बोलता है तुम इतनी इजीली सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो उससे बोलता है तुम्हारे मन में मेरे इतनी नफरत क्यों है, मैंने क्या बिगाड़ा है। तभी वालनी बोलती है तुम्हें पता है तुमने क्या बिगाड़ा है। वो उसे बोलती है जब मैं छोटी थी उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था, जिंदा जला दिया था, और पता है वहाँ पर कौन था, तुम्हारा पापा था, तुम थे। और तब हमें पता चला वालनी बचपन से ये सब कुछ देखती आई है। और वो बोलती है मैंने उसी टाइम पे प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं ये माफिया ओल्ड सब कुछ तबाह कर दूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को गंवाई। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस टाइम पे मुझे किसी अच्छे इंसान ने अडॉप्ट किया और मैं अपने सपने को अपने मकसद को पूरा कर पाई। और मुझे जिस दिन मौका मिला था एक अंडर कवर एजेंट बन के उस चीज़ को ख़त्म करने का, मैं प्राउड थी, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो बोलती है और तुम्हें पता है मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ जोहू की वजह से आया था, वो मेरे साथ सबसे अच्छा था। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस जब वालनी ने शादी के दिन उसको मार दिया था, उसके बाद वालनी हॉस्पिटलाइज हो गई थी। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसे पता चला वो प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद तो शॉक में, और उसके बाद डॉक्टर बोले जा रहे होते हैं कि अगर वो बच्चे को गिराएगी तो शायद हो सकता है दोबारा कभी मां ना बन सके। तो वालनी के पास अब बच्चे को मारने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमें दिखाया जाता है वालनी बहुत टेंशन में थी। और तभी जोहू की मम तो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी वालनी को अपनी बहू बनाने के लिए। वो तो उसे पीटने लगती है, लेकिन जोहू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है तुमने जो भी किया वो अपने मिशन के लिए किया, मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मॉम इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करती है कि उसको ये बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, प्लीज़ तुम लाइफ में कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे लायक हो बोल के वो उसे सॉरी बोलती है। लेकिन फिर भी जो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देता। और उसके बाद अभी प्रेजेंट में वालनी बोलती है उसे ये पता था कि वो बच्चा तुम्हारा है, फिर भी वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। तुम होते तो तुम कर पाते नहीं ना, और इसीलिए मैंने बोला था वो बच्चे को मैं गिरा दूंगी। अच्छा हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो गया था। और तब पता चला उसने बच्चे को खुद नहीं मारा था बल्कि मिसकैरेज होने की वजह से मारा था। और वालनी ने अच्छा खासा रिवेंज वाला
एंगल यूज किया। और वो बोलती है मैं तुमसे जितना हेट करती हूँ वो किसी से मैंने कभी हेट किया नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से मैंने अपने असली पेरेंट्स को खोया है। बोल के बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है और बोलती है इस जन्म में या किसी और जन्म में मैं तुमसे तो कभी भी प्यार नहीं कर सकती। जो को इतना फूयान को इतना बुरा लगा, वो उससे बोलता है तुम उसे इतना हेट करते हो, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए बहुत क्रूर हो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही है, कोई बात नहीं, मैंने इस बात को भी जाने दिया। आज इस बात को यहीं पर रोकते हैं, चलो तुम्हें देखना है ना जो को, जाओ ऊपर वाले फ्लोर में आईसीयू में वो एडमिटेड है, मैंने तुम्हें जाने दिया बोलता है। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। वानली बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानलिन जो होती है वो जो को मिलने के लिए ऊपर वाले माले में जाती है और बहुत सैड थी, वो रोई जा रही होती है। जो उसको उठकर कंसोल करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो था वो उसे समझाता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ने वाला, वो उसके साथ है, दुनिया इधर से उधर हो जाए कुछ भी हो। हम देखते हैं अब अगले सीन में जहाँ पर फूयान को कॉल आता है, वो गाड़ी को वापस मोड़ता है और हमें दिखाया जाता है जो वानली होती है वो प्रेग्नेंट थी और वो एबॉर्शन करवाने के लिए एबॉर्शन रूम में घुस चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है और फूयान को इसके बारे में पता चल चुका था, लेकिन हमें एंड मोमेंट में दिखाया जाता है जो दोबारा वहाँ पर आ पहुँचा था और जो उसे रोक देता है, एबॉर्शन करने नहीं देता, क्योंकि हाँ हो सकता है फूयान का बच्चा हो, लेकिन दूसरे सेकंड ये इसका भी तो बच्चा है, वो उसे प्रॉमिस करता है कि कुछ भी नहीं होगा, वो उसके साथ है और उस बच्चे को वो अपने बच्चे की तरफ बड़ा करेगा। और उसके बाद वानलिन और जो वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन नीचे पार्किंग एरिया में आने के बाद तो फूयान जो होता है वानलिन को लेके निकल लेता है। वो उसे बोलता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और हैंग आउट अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कर रही हो, ये बहुत गलत बात है। वानलिन उसे बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे को कभी भी इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। वो बोलता है लास्ट टाइम मैं जेल में था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार नहीं ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसे कोड देता है और उसको चोट आई थी, लेकिन वो उसे बोलता है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं पापा बनने वाला हूँ और मैं कोई भी ऐसी गलती करना नहीं चाहता जिसकी वजह से मुझे दोबारा जेल जाना पड़े। उसे वहाँ पर छोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन में जहाँ पर वानलिन जो होती है वो फूयान को फूयान को जो चोट लगा था उस पर मलहम पट्टी कर रही होती है और तभी वानलिन को वो बोलता है क्या हम सब कुछ रिस्टार्ट नहीं कर सकते, प्लीज़ मैं थक चुका हूँ तुम्हारी नफरत देख देख के, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा वो बोल के वो बहुत इमोशनल होता है। वानलिन बोलती है ठीक है और उसके बाद वानलिन जो होती है वो उसे किस करती है, तो उसके बाद दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्यारा रोमांटिक सा मूवमेंट चालू हो जाता है। वानलिन अपने आंखें खोलती है और उसके बाद वो फूयान को देखती है। वो मन मन में सोच रहे होते हैं काश तुम्हारे पापा ने मेरे मॉम डैड को ना मारा होता तो शायद ये सब कुछ आज ना होता, हम एक हैप्पी फैमिली रहते, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में तुम मुझे कभी कुछ होने ना देते, ऐसा वो सोचती है। और मन मन में सोचती है लेकिन एक खूनी का बेटा है और मैं कभी भी ऐसे इंसान को अपना नहीं बना सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानलिन जो होती है वो बाहर होती है और वानलिन को खाना खाने के लिए बोला जा रहा होता है और वहाँ पर मेड बोलती है मैंने आपको ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आपने आपको अपॉइंट किया है, मास्टर बहुत परेशान है, प्लीज़ आप मास्टर को परेशान मत करो मैम बोल के उसे समझाने लगती है। और ये बोला जाता है कि पिछले 5-6 घंटे से मास्टर आपके लिए खाना बनाने की ट्राई कर रही थी तो प्लीज़ खाओ। उसके बाद वानलिन फ़ोन को छीनने की ट्राई करती है। ये बोला जाता है कि वानलिन को फ़ोन भी नहीं लेना क्योंकि उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वानलिन को इतना गुस्सा आया वहाँ से वो कार की चाबी लेके वहाँ से निकल लेती है और फूयान जो था वो गाड़ी लेके आता है और फूयान और वानलिन आमने सामने होते हैं और वानलिन जो होती है वो फूयान को कॉल करती है। फूयान बोलता है तुम्हें क्या मरना है क्या, तुम यहाँ से क्यों निकल रही हो। वो बोलती है तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मुझे मरना ही बेटर लगेगा। वो बोलता है मुझे पता है तुम नहीं मरने वाली। और तभी वानलिन बोलती है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं नहीं मरने वाली, मैं इजीली अपने आप को ख़त्म कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद जो वानलिन होती है उसको फूयान बोलता है मुझे पता है, लेकिन और अभी हमें दिखाया जाता है वानलिन बोलती है मुझे ये पता है कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे, लेकिन हाँ मैं अपने आप को बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद वो फुल स्पीड में गाड़ी को आगे करती है और फूयान को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वानलिन को बोले जा रहा होता है
तुम यहाँ से निकल के जो के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी उसके साथ खुश होने दूंगा ही नहीं। ये सुनने के बाद वाली बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझे उसके साथ खुश होने नहीं दोगे, लेकिन मुझे कभी भी कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है। वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैंने इतना तो देखा है, कन्फर्म हूँ मैं कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, बाकी मेरे आसपास के लोगों को हर्ट करोगे, ऐसा वो बोलती है। और वो उससे बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी भी किसी और को तुम्हें प्यार करने का इजाज़त भी नहीं दूंगा। और उसके बाद वार्निंग जो होती है वो वहाँ से निकल लेती है। हम देखते हैं अब वार्निंग जाती है जो के पास, और जो को उसने ऑलरेडी जो फूया ने उसके बारे में पता करने के लिए बोला था कि वो वापस कैसे आया, तो वो सारा सच बता देता है। और कुछ चीज़ें तो उसने मिस इंटरप्रेट किया हुआ था, और वालिन को एक कन्विंस करवाने में कामयाब हो जाता है कि फूयान बहुत ज़्यादा गंदा इंसान है, उसने गलत तरीके से फिर से वापस किए। वालिन थोड़ा सैड थी, वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास यही ऑप्शन है तुम्हें अपने पास वापस करने के लिए। और हम देखते हैं अब वालिन जो होती है वो प्लान करती है उसे सारा सच जानना है, और उसके बाद वो फूयान जो होता है उसके डैड के पास जाती है, वहाँ पर मास्क पहनकर उसके साथ डांस वांस करती है। और एंड में वो कुछ पता करती, उससे पहले ही ससुर जी को ऑलरेडी पता था वालिन कौन है। उसको बोलते वो जब बेहोश हुई थी कि अगर तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड ना होती तो मैं तुम्हारे साथ आज क्या करता तुम्हें आइडिया नहीं, मैं तुम्हें जिंदा दफना देता। उसके बाद जो फूयान होता है उसको डैड ने बुलाया हुआ था, डैड उसे बहुत कूटने लगते हैं क्योंकि उसने एक लड़की के चक्कर में बहुत कुछ मिस इंटरप्रेट किया था। ग्रुप के बहुत सारी चीज़ें बाहर लीक हो रही थी और अभी ग्रुप बहुत वीक पड़ चुका था और एजेंट ग्रुप लीडर फूयान नाकामयाब हो चुका था। और ये सब कुछ सुन के फूयान को बहुत बुरा तो लगा था, लेकिन उसे फर्क ना पड़ता था। वो बोल रहे मैंने सुना हुआ है तुम किसी लड़की के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं लड़कियां ना खेलने की चीज़ होती है, खिलौना होती है, कभी उनसे दिल ना लगाना क्योंकि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती, ऐसा वो बोल देते हैं। अंकल जी कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे थे और तभी फूयान मन में सोच रहा होता है आपने सही कहा डैड, लड़कियां सिर्फ खेलने की चीज़ें होती है, वो आपके साथ बहुत बार आपके इमोशन के साथ खेल के चली जाती है। हम देखते हैं रात वाला सीन जहाँ पर वार्निंग जो होती है वो आती है घर पे वापस, तभी देखती है फूयान तो सो रहा था, लेकिन उसके पास आके उसे कपड़े उड़ाती है, तभी वो देखती है उसको चोट लगी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फूयान जो होता है वो अचानक से आके खोलता है और उसके बाद वालनी उसके चेस्ट को देख रही होती है। वो उसे पूछती है तुम्हें चोट कैसे लगी? वो बोलता है देखना चाहती हो, देखो देखो बोल के आपने शर्ट पूरे खोल देता है। वालनी तो थोड़ा सा एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर जो फूयान होता है वो अपने बंदे के साथ होता है और उसके बाद उसका बंदा बोले जा रहा होता है बॉस अब सच रिवील करने का टाइम आ चुका है, हम अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर है। ये सुनने के बाद फूयान बोलता है थोड़ा वक्त लगेगा, अभी भी इसकी कोई भी ज़रूरी नहीं क्योंकि हम इस चीज़ को इतनी इजीली जाने नहीं दे सकते, कोई भी लापरवाही हमें ख़राब कर सकती है, ऐसा वो बोलता है। वालनी अपने आंखें खोलती है तो अपने आप को एक बंद घर में पाती है और उसे पता चलता है वो तो किडनैप हो चुकी है। उसके डियरेस्ट ससुर जी वहाँ पर होते हैं। वालनी बोलती है क्या करना चाहते हो, अगर तुम्हारे बेटे को पता चलेगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद वो अंकल हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से सब कुछ और अभी लगता है कि इतनी इजीली मैं तुम्हें जाने दूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अंकल जी बोलते हैं गुड बाय, वहाँ से वो चले जाते हैं। वालनी बहुत परेशान होती है, तब वहाँ पर बहुत बड़ा ताला ठोका जाता है और उसके बाद वहाँ पर बॉम्ब टाइमर सेट किया गया था और हमें दिखाया जाता है जो वालनी होती है उसको बचाने के लिए जो वहाँ पर आ पहुँचा था, जो अंकल जी को पकड़ लेता है और उसके बाद वहाँ पर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, ताले को तोड़ने की ट्राई करता है। वो बोल रहे होते हैं अगर इसको तोड़ने की ट्राई करोगे सबसे पहले ही वो ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा वो बोल के उसे रोकने की ट्राई कर रहे होते हैं। अब वालनी जब सुनती है जो का साउंड वो उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वहाँ से चली जाए, वहाँ से चली जाए, लेकिन वहाँ से चली जाए, वो नहीं सुन रहा होता है। जब कोई बहुत जोर से खोलता है दरवाज़ा टूट जाता है। उसके बाद ये तो मार्क्स पर्सन था और उसके बाद वालनी बोले होती है जो तुम यहाँ से जाओ। वहाँ पर ब्लास्ट होता है, वो बंदा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर गिर गया, उसे बहुत चोट आया और वालनी बच जाती है। वालनी उड़ती है जैसे तैसे और उस बंदे के पास जाती है, मार्क्स खोलती है, ये तो
हमारा बंदा था फूयान। वो तो शौक में वो बस थोड़ा सा ही सांसें ले रहा होता है। वो बोलता है मैं नहीं हूँ, जो हूँ नहीं मैं हूँ, इसलिए तुम बहुत डिसअपॉइंट होगी ना। आई एम सो सॉरी, क्योंकि उसने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा वो बोलता है और वो बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और ये बोलने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वानलिन तो शॉक में आती है कि उसे लगा नहीं था ये बंदा उसे बचा। तो हम देखते हैं वानलिन तो बस रोती रह जाती है। और तभी वहाँ पर जो आता है अपने लोगों को लेकर, और वो रो रही होती है और बोल रही होती है इसको बहुत चोट आई है, प्लीज इसको हॉस्पिटल पे लेके जाओ, इसको चोट लगी है, बोल बोल के बेहोश हो जाती है। जो बोलता है पहले इसका इलाज करो, उसके बाद इसको कानून के हिसाब से सजा हम देंगे। अगले सीन में जहाँ पर वानलिन अपनी आंखें खोलती है, सबसे पहले तो अपने पेट को टच करते हैं कि कहीं बेबी को कुछ हुआ तो नहीं। नर्स बोलती है बेबी ठीक है। वो बोलती है फूयान कहाँ पड़ी। वो बोलते हैं उनका ट्रीटमेंट हो चुका है और अभी उनको जेल पे डाला जा चुका है, उनको सज़ा काटनी पड़ेगी। और वानलिन बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो जाती है उस सेक्शन की तरफ जहाँ पर जोहो था। तभी वो जोहो को बात करते हुए सुन लेती है। जो बातें कर रहा होता है अगर ये सब कुछ चीज़ें इजीली नहीं संभाला गया तो उस टाइम पे सब लोग फूयान को हीरो बना देंगे। फूयान डायरेक्टली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं, सबको पता है, लेकिन फिर भी अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए हमने फूयान का नाम इस्तेमाल किया था। ये सुनने के बाद वो बोलते तो बॉस अब क्या करना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है अगर फूयान बाहर आया तो वो वानलिन को मुझसे छीन लेगा और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और उसने प्रॉमिस किया हुआ है अगर वानलिन को कुछ नहीं होगा तो वो सारी सज़ा काटने के लिए तैयार है। उसने जो ना किया वो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसने किया है और वो उस चीज़ को काटने के लिए तैयार है। लेकिन वानलिन को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे लिए यही तो ज़रूरी है ना, मुझे वानलिन चाहिए। ये सुनने के बाद तो वानलिन को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि फूयान इस तरह से उसे हर बार प्रोटेक्ट कर रहा है और उसने जोहो से ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किया नहीं था। वो बहुत अपसेट होती है। उसके बाद दोबारा जाके अपने कमरे में सो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जोहो आ पहुँचता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वानलिन होती है वो जोहो के आने के बाद सब प्रेजेंट करती है कि उसे कुछ भी ना पता हो। वानलिन के पास वो आता है और उसके बाद वानलिन को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा होता है। वो पूछता है तुम ठीक हो ना। वानलिन बोलती है शायद स्ट्रेस में हो ना, इस बात की वजह से सब कुछ हुआ है, तुम टेंशन मत लो, घर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो बोलता है नहीं अभी तुम घर नहीं जा सकती क्योंकि अभी फू के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और शायद हो सकता है तुम्हारी जान लेने की ट्राई भी करे, और तुम टेंशन मत लो, उसको कानून के हिसाब से मैक्सिमम सज़ा मिलेगी। वानलिन कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद अगले सीन में जहाँ पर वानलिन फू से मिलने के लिए गई थी और वहाँ पर दिखाया जाता है फू जो होता है वो फ़ोन को पकड़ता है। वानलिन उसे पूछती है कैसे हो, और तभी वो रोने लग जाती है और वो बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने बच्चे को बचा लिया, हमारे बच्चे को। और उसके बाद वो बोलती है क्या तुम ठीक हो ना। वो अचानक से अपना कुछ तो मशीन कान पे लगाता है, शायद वो सुनने वाला मशीन था। उसके बाद वो बोलती है आई नो मैंने बहुत गलतियाँ किया हुआ है और मैं कभी भी कानून के आगे नहीं जा सकती, कानून से ऊपर मैं कभी भी नहीं हूँ, कुछ चीज़ें कानून के ऊपर छोड़नी भी चाहिए। तुम अपनी सज़ा काट के वापस आओगे ना, मैं और मेरा बच्चा तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 20 साल लगे, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मैं वेट करूँगी तुम्हें वापस पाने का। ऐसा वो बोले रोने लग जाती है। जो फूयान होता है वो अपने कान से उसको निकालता है, फेंकता है, उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। ये सब कुछ जो देख रहा होता है, पता नहीं क्यों बंदा बहुत ज़्यादा वायर से स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वानलिन होती है वो घर पे होती है। वहाँ पर जो आता है जो ड्रंक था, उसके बाद वानलिन उसे बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो उसे हक करता है और वो उसे धक्का देती है, बोलते अपने हाथ पे रहो। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्यों, मैं हाथ में क्यों रहूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही बायस नहीं हो, जब वो तुम्हारे आसपास होता है तो तुम ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट बनते हो, बहुत स्वीट बनते हो, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे लिए क्यों नहीं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। उसे बोलते तुम नशे में हो, प्लीज़ यहाँ से जाओ। वो उसे बोलता है तुम्हें पता है वहाँ पर क्या हुआ था, तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारी बातें सुन रहा था, नहीं सुन सकता हो। ये सुनने के बाद तो वानलिन शौक में आती है। वो बोलता है हाँ वो कुछ नहीं सुन सकता, जो तुम बोल रही थी उसको कुछ नहीं सुनाई दिया था। वो बोलती तुम्हारा मतलब, तभी वो बोलते हैं हाँ क्योंकि वो अभी
नहीं सुन सकता। जब तुम्हें बचाने के लिए वो हीरो बन के गया था तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, इस बात की वजह से वो नहीं सुन सकता, उसको मशीन लगानी पड़ती है। आई डोंट नो उसने मशीन लगाया था या नहीं। वो तो शौक में आती है, वो तो रोने लग जाती है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हारी इसी शक्ल पे ना वो मरता है, तुम्हारी भोली शक्ल पे वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे लिए तो वो दुनिया इधर से उधर करे। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं पूरी लाइफ एक अच्छा सच्चा ऑफिसर बन के रहा और तुम्हें खो दिया मैंने। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ऐसा क्या है उसमें जो मैं तुम्हें नहीं है। वो से बोलती है तुमने धोखा दिया मुझे। वो बोलता है हाँ शुरुआत तुमने किया था, तुमने बोला था ना तुम इंतजार करोगी और तुम 2 साल 3 साल इंतजार नहीं कर पाई और अपना दिल उसके लिए हार बैठी। और उसके बाद वो बोलता है तुम वहाँ पर जो भी बोल रही थी उसको उल्टा सुनाई दे रहा था। उसे सुनाई दे रहा होगा कि तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उस बच्चे को तुम गिरा दोगी और उसके बाद मेरे साथ शादी करके हैप्पीली रह जाओगी। हाँ उसने वही सुना होगा। तुमने देखा ना उसकी शक्ल पे वो कितने गुस्से में था और कितने गुस्से में वो फोन को फेंक कर गया था। वो तो शौक में। और वो बोलता है मैं जितना हेयर करता हूँ ना उससे इतना मैंने कभी किसी से नहीं किया था। मैंने अपने पूरे रिपोर्ट्स को बदलवा कर उसको क्रिमिनल साबित किया हुआ है और मेक श्योर किया है कि वो कभी भी वापस जेल से बाहर ना आए। वो तो शौक में आती है, उसे पीटने लगती है और बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो बोलता है क्यों नहीं कर सकता, उसकी वजह से मैंने अपने प्यार को खोया है तो मैं नहीं कर सकता क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो वालनी होती है उसके सीनियर्स आते हैं और उसके बाद ये पता चलता है जो हुए उसने बहुत सारी चीज़ों को गलत किया था और वो जो इन्फॉर्मेशन और फेक रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट पेश करने की वजह से उसको जेल होने वाली है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस केस में जो ने शायद कुछ ज़्यादा ही मेहनत की थी और हमें ये दिखाया जाता है जो होता है वो वानलिन को जाने से पहले ये बोलता है मैं उम्मीद करूँगा तुम लाइफ में कभी भी खुश ना हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी सीनियर उसको रियल डॉक्यूमेंट देती है। जब वानली ने जोहो को बोला हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करो तो जो डॉक्यूमेंट उसने पेश किया था वो तो गलत था। तो अब असली डॉक्यूमेंट खुलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है वो एक्चुअल में गेस करो कौन होगा, पेया नाम का अंडरकवर एजेंट जो 6 साल पहले उसने फुयान जो माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंग लीडर था उसको रिप्लेस किया हुआ था ताकि वहाँ पर रहकर वो अंडरकवर एजेंट बने और बहुत सारी चीज़ों को बारे में पता कर सके। और उसके बाद इन लोगों ने उसको रिप्लेस किया हुआ था फुयान जो असली अंडरवर्ल्ड डॉन था उसको, और उसको इन लोगों ने बाद में मार दिया था। लेकिन उसके मारने के बाद अब अगर वो जगह खाली होता तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों को कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता ना चलने वाला था। तो किसी ऐसे बंदे को उन लोगों ने चूज किया जो बिल्कुल उसकी तरह देखता था और जो पेयान था वो उस ग्रुप में रहकर उसने वहाँ के एक एक इन्फॉर्मेशन पता की और उसके बाद अंदर से मतलब बेस से उस गैंग को ख़त्म करने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। और उसके बाद उसके पेरेंट्स नहीं थे। ये सुन के तो वानलिन तो शॉक में आती है, वो रोने लग जाती है और वो बोलती है तुम लोग मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो, अगर ये सब कुछ था तो मेरा इस्तेमाल क्यों किया गया, मैं क्यों यूज हुई, ऐसा बोलती है, रोने लग जाती है। और वो बोलती है मतलब वो डे 1 से अच्छा था, मैं उसे गलत समझ रही थी, मैं उससे नफरत कर रही थी और उसने कभी बताया भी नहीं। और वो बहुत रोने लगती है और वो बोलती है मैं किसी के प्यार के लायक हूँ नहीं, काश मैंने उसे माफ़ कर दिया होता, काश मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता, ऐसा वो बोल के रोने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानलिन जो होती है वो रो रही होती है, उसके सीनियर को कॉल आता है और ये पता चलता है पेया ने उसने अपने आप को जेल में ख़त्म कर दिया है। दैट वाज शॉकिंग। वानलिन तो बहुत रोने लगती है, वो भाग के निकलती है, भाग के वो फुयान के पीछे चली जाती है जेल की तरफ और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी और वो बोल रही होती है कि मुझे एक बार तुम्हें देखना है, मुझे एक बार तुम्हें गले लगाना है, रो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वानलिन देखती है वहाँ पर फुयान था, वो हंस रहा है और वो बोल रहा है कि मैंने सोचा नहीं था मेरे लिए तुम इतने ज़्यादा सैड बनने वाले हो, किसी दिन रोओगे, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, इसके लिए भी मुझे मरना पड़ा। वो बाद में रियलाइज़ करती है सब कुछ जो सपना देख रही है ये हेलुसिनेशन था, हालांकि वो तो उसकी सीनियर ऑफिसर थी। वानलिन बहुत रोने लगती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
उसके सीनियर ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। वानलिन बोले जा रहे होते वो कभी नहीं मर सकता, मुझे पता है, आपको नहीं पता वो कितना जिद्दी है, वो मौत को भी टक्कर देकर वापस आ जाएगा, उसके लिए मौत को छलना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है वो नहीं मर सकता, वो बहुत जिद्दी है। और वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन को काटा जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ समय के लीव के बाद, जहाँ पर वानलिन बाहर होती है, शहर से बाहर, जहाँ पर वो ऐसे अपने आप को तसल्ली दे रही थी, अपने बेबी को बोल रही होती है कि डोंट वरी मैं हूँ आपके साथ। और तभी हमें दिखाया जाता है वानलिन वहाँ पर वही टाइम याद कर रही थी जहाँ पर फूयान जब उसके साथ हुआ करता था, जब वो पहली बार प्रेग्नेंट थी। वो तब का टाइम याद कर रही थी जब वहाँ पर फूयान उसके साथ हुआ करता था और उन दोनों ने किस तरह से एक साथ रहने का सपना देखा था। मतलब वो फर्स्ट मिशन के दौरान जहाँ पर उसने फूयान को अपने प्यार में पड़वा दिया था। वो बस रिग्रेट कर रही थी, काश वो सब कुछ झूठ होता, काश वो सब कुछ उसने कभी किया ना होता। और तभी अचानक से उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि फूयान आसपास ही है, लेकिन वो सोचती है मेरा हेलुसिनेशन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो थोड़ा आगे जाती है तो एक बहुत बड़ी बाइक आती है और वहाँ पर रोकती है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है वानलिन को पीछे से हाथ देता है कोई। वानलिन देखती है वहाँ पर तो फूयान था, यानी कि पेयान। वो तो शॉक में, वो पहले तो समझ नहीं पाती कि ये सच था या झूठ। उसके बाद वो उसके गाल को टच करती है, तुम जिंदा हो। वो बोलता है अरे आराम से, क्या दोबारा मुझे मारोगे क्या, दर्द होता है मुझे यहाँ पर। वो एक्चुअली कान की तरफ टच कर रही थी। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद उसे हक करती है, रोने लग जाती है और बोलती है तुम अगर जिंदा थे तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तुमने इतना बड़ा गेम खेला, तुमने ऐसा क्यों किया, बोल के वो बहुत इमोशनल होने लग जाती है। उसके बाद वो उसे बोलता है तुमने मुझे बोला था जेल में जब मैं था कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी। हाँ मैंने हेयरिंग एड लगाया था तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी में बोला था ना, मेरे कान में अभी भी वो ओड गूंज रहे, तो क्या वेट कर रही हो या फिर जाऊँ। वो उसे बोलती पागल हो गया, अगर दोबारा सोचा मुझे छोड़ के जाने के बारे में तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बोलता है लगता है इस जन्म में ना तुम्हारे हाथों बार बार मरना ही लिखा हुआ है। और वो हंसता है और बोलता है आई एम सॉरी, एक्चुअली ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि उस गैंग को जड़ से मिटाने के लिए हमें इतना बड़ा गेम खेलना पड़ा और तुम तो कॉम्प्लीमेंट्री थी मेरे लिए, मुझे पता नहीं था मेरे मिशन ख़त्म करते करते मुझे इतनी प्रीटी सी वाइफ मिलेगी। हो उसे बोलती है पर मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। वो बोलता है नहीं बाबा नहीं खोया है, मैं हूँ तुम्हारे सामने, देखो तंदुरुस्त। हो उसे किस करता है और वो बोलता है अब हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, टेंशन मत लो। और उसके बाद वानलिन बहुत खुश होती है और यहीं पर ये स्टोरी खत्म। तो कैसा लगा बताना मुझे, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली अच्छा लगा ड्रामा, तो जैसा भी लगाओ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा सुन। इतना आप लोग जान लो कि इस एक्टर का ड्रामा तो मैं नहीं छोड़ने वाली, बच्चे हुए ड्रामे भी करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।